नमस्कार दोस्तों, विकास शुक्ला अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विकास शुक्ला है और मैं आप लोगों को यहाँ मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ाने आया हूँ। तो आपने अगर मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको आप जाकर के प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा। मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित इसके साथ अन्य भी मैंने कुछ वहां पर मटेरियल डाला हुआ है। ये मैं अपनी मध्य प्रदेश के इतिहास की सीरीज कंटिन्यू आप सभी के साथ करने वाला हूँ। तो आप निश्चिंत रहिए, पूरा मध्य प्रदेश का इतिहास मैं यहाँ कवर कराऊंगा और यहाँ से कोई भी प्रश्न की गुंजाइश नहीं रहेगी जो आपका इससे बाहर हो। तो सबसे पहले तो आप जल्दी से सारे ग्रुप्स में इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दीजिए। आप वीडियो देखने के बाद भी अपने फ्रेंड्स को जो भी ग्रुप्स हैं सब में शेयर कर दिया करें। आप सभी से उनसे तो मैं कम से कम सही काम कर रहा हूँ जो सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। लोगों ने मुझे भी जहाँ आप लोगों को कहीं न कहीं कंटेंट की कमी मिल रही थी कि मध्य प्रदेश के इतिहास का कंटेंट नहीं था, वो मैं आप सभी के सामने लेकर के आया हूँ। तो प्लीज़ एक शेयर और लाइक ज़रूर कर दिया करें और अगर नए हैं चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब करें। आपको आने वाले समय में मैं बेहतर से बेहतर चीज़ों को करूँगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर कोई भी आप स्टेट एग्ज़ाम और एमपीपीएससी दे रहे हैं तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, उसमें ये प्रश्न आएँगे। मैं खुद एमपीपीएससी का मेंस के लिए क्वालिफाइड हुआ हूँ, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। मैं अपडेटेड कंटेंट दूँगा, जो पेपर की रिक्वायरमेंट है मैं वो समझ के आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी सारे मेरे पास कॉल मैसेज आते हैं, वो बोलते हैं सर उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। तो आप लोग खुद डिसाइड कीजिए कि आपको पढ़ना क्या है और कहाँ हमें सही मिल रहा है। आप एक लोगों की टेंडेंसी होती है कि उस पे भरोसा कर लें कि इसने कभी एग्ज़ाम दिया ही नहीं है, ना कहीं क्वालिफ़ाइड किया है, बस रणनीति पे चर्चा करते हैं लोग। तो आप उससे पढ़ना ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि जो ऑलरेडी क्वालिफ़ाइड है, या फिर आप उससे पढ़ना कि जो सिर्फ़ रणनीतियाँ बनवाता रहे, रोज़ एक नई रणनीति। तो आप लोग खुद डिसाइड करिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को, मौर्योत्तर युग। और हाँ, जल्दी से लिंक शेयर कर दो सारे ग्रुप्स में। इतना तो आप लोग कर सकते हो ना यार, इतना कर दिया करो। हाँ, करना है, लिंक शेयर करो जल्दी। जल्दी लिंक शेयर करो। देखो, मौर्योत्तर युग की हम अगर बात करें, तो हम पिछले लेक्चर में क्या पढ़ चुके हैं? पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं मौर्य युग। पढ़ा है ना मौर्य वंश, और मौर्य वंश की जो उन्होंने यहाँ पे कार्य किए हैं या कहीं पे शासन किया है, वो सारा मैं पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। अब यहाँ हम बात करने वाले हैं मौर्योत्तर युग की। जो भी वंश मध्य प्रदेश से संबंधित रहा है, एमपीपीएससी में आप यहाँ से प्रश्न देख लेंगे और इस पेज से बिल्कुल प्रश्न आपको वहां पर मिलने वाला है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, बार-बार देखें, आपको इससे ज़्यादा कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। एग्ज़ाम से पहले मैं सारी चीज़ें कवर कर दूँगा, डोंट वरी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मौर्योत्तर युग आपको दिख रहा है, मौर्योत्तर मतलब मौर्यों के बाद का समय की बात कर रहे हैं। तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, सिक्के प्राप्त, आहत सिक्के प्राप्त। आहत सिक्कों को क्या बोला जाता है? तो नेक्स्ट ये लिखा हुआ है पंचमार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचमार्ग। और इसमें कौन सी लिपि से ये अंकित है? तो इसमें ब्राह्मी लिपि अंकित है। क्लियर? मध्य प्रदेश से मौर्योत्तर युग या मौर्यों के बाद के समय के आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं जो पंचमार्की हैं, और इन पर क्या ब्राह्मी लिपि से अंकित है ये। क्लियर? चले आगे। तो चलो अब मौर्योत्तर युग की बात कर रहे हैं हम। तो मौर्योत्तर युग, मौर्यों के बाद किसने शासन किया? तो वो है शुंग। शुंग ने मगध पर भी शासन किया और मौर्योत्तर युग के बाद, मौर्य युग के बाद अपने मध्य प्रदेश पर भी शुंग ने ही शासन किया है। ये क्या था? शुंग वंश का शासक। जल्दी से कमेंट करो एकदम सुपर फास्ट। शुंग वंश का जो शासक था, संस्थापक था, वो कौन था? जल्दी से कमेंट करो। तो ये इसकी सर्वमान्य तिथि लिखी है। तिथि से प्रश्न नहीं आएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें। परंतु आगे से प्रश्न देखिए आप कि ये शुंग थे जो मूलतः उज्जैन के निवासी थे। क्लियर? जो शुंग थे मूलतः उज्जैन के निवासी थे। और आप ये भी कमेंट करें कि किसका वध करके शुंग, जो पुष्यमित्र शुंग है, उसने मगध की गद्दी संभाली थी या शासन किया था? जल्दी से कमेंट करो। पिछले लेक्चर में मैं पढ़ा चुका हूं आप सभी को। तो नेक्स्ट ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये मूलतः उज्जैन के थे। क्लियर?
मूलतः उज्जैन के थे। मौर्यों के बाद मगध पर शुंगों ने शासन किया। ठीक है, तो ये मैंने अभी अभी बताया कि मौर्यों के बाद शुंगों ने शासन किया। वो था बृहदत्त, जो मौर्यवंशी बृहदत्त था, आखिरी मौर्यवंशी शासक। उसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग मगध की गद्दी पर बैठा और उसने फिर मौर्यों के बाद मध्य प्रदेश पर शासन किया। पुष्यमित्र शुंग, जिसने क्या किया था कि जो रेलिंग थी सांची के स्तूप की, उस रेलिंग को बनवाया था। क्लियर, चले आगे, चलो आगे। ये लिखा हुआ है आगे, संस्थापक कौन? पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, जिसने क्या करा था? मौर्यवंशी बृहदत्त की हत्या करके वो शासक बना था मगध का। 16 महाजनपदों में से एक मगध था और एक अवंती भी था। इसी प्रकार से तो जो मौर्यवंशी बृहदत्त था, उसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग कहा? मगध की गद्दी पर बैठा। अब मैं ये बिल्कुल मान के चल रहा हूं कि आप भारत का इतिहास पहले से पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं सीधा आप वहां से उसको कनेक्ट कीजिए कि बृहदत्त कौन था और मौर्य वंश की का क्या इतिहास रहा है। तो मौर्य वंश का क्या इतिहास रहा है वो पूरा आप भारत के इतिहास में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं सीधा यहाँ जो फैक्ट इंपॉर्टेंट है और जो कनेक्ट करने की चीजें हैं वो बता रहा हूँ। तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक बृहदत्त था, उसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग जो मगध की गद्दी पर बैठा। क्लियर, अब चले आगे। तो ये लिखा हुआ है संस्थापक पुष्यमित्र का पुत्र कौन था? अग्निमित्र। क्लियर, अब देखिए प्रश्न यहां से भी आ सकता है कि पुष्यमित्र का पुत्र क्या था? अग्निमित्र। ठीक है, अब अग्निमित्र क्या? विदिशा का प्रांतपति था। ये क्या कहां का था? विदिशा का जो पुराना नाम है वो कमेंट करो। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो ये कहीं ना कहीं मैं आपको ऐसे फैक्ट ना बताऊं या फिर क्या करूं बताओ। आप लोग शेयर भी नहीं करते, कम से कम जितने लोग देखते हैं वीडियो को उतने लोग तो लाइक कर सकते हैं ना। जितने लोग आते हैं यहाँ वो तो लाइक कर सकते हैं। बताइए कहाँ कंटेंट में कमी है, किस चीज में कमी है? मध्य प्रदेश का इतिहास आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं पढ़ा रहा हूँ, लोग एक एक दो दो लेक्चर के बाद शांत हो जाते हैं। मैं आपको पूरा इतिहास दूंगा और सटीक एकदम। आप खुद देखो ना फैक्ट, फैक्ट देख के आप खुद उसकी गुणवत्ता को समझें। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं मेरा भी मनोबल कम होगा। क्लियर, तो प्लीज आप शेयर लाइक जरूर करें। तो चलो, अग्निमित्र किसका पुत्र था? पुष्यमित्र का। और इसने क्या? ये विदिशा का प्रांतपति था। कमेंट करो जल्दी। अब देखिए इस अग्निमित्र मित्र को प्रेम हो गया था किससे? मालविका पर। ठीक है, मालविका इसकी प्रेमिका थी। तो कालिदास जी थे जो, कालिदास ने एक नाटक की रचना की है मालविका अग्निमित्रम। अब पेपर में आ जाए कि कालिदास ने किसकी प्रेम कथा के ऊपर मालविका अग्निमित्रम लिखा है, या उल्टा आ जाए कि अग्निमित्र और मालविका के प्रेम पर कौन सा नाटक रचा गया है। और फिर ये भी आ सकता है कि किसने रचा है। बिल्कुल, तो यहाँ से इस प्रकार से प्रश्न घूम सकते हैं और जैसे जैसे आ सकते हैं वो मैंने यहाँ आपको बताया। चले आगे, चलो आगे। अब लिखा हुआ है अग्निमित्र के समय। अब अग्निमित्र था जो, उसी के समय क्या हुआ? सांची के स्तूप के क्या परिक्रमा स्थल था, जो सांची के स्तूप का परिक्रमा स्थल बनवाया गया। परिक्रमा स्थल में जो जंगला होते हैं ना, लोहे के नहीं हुए थे खैर वो, लेकिन जो लोहे के देखे होंगे ना आपने जंगला की रेलिंग टाइप की, तो वो रेलिंग, वैसी रेलिंग तो जो पुष्यमित्र शुंग ने बनवाई, लेकिन जो उसके सांची के स्तूप को जो परिक्रमा स्थल है उसकी बात हो रही है ये। ठीक है, तो परिक्रमा स्थल को किसने बनवाया? अग्निमित्र। सीधा प्रश्न आएगा कि परिक्रमा स्थल किसने बनवाया, तो हम बता देंगे पुष्यमित्र शुंग ने। क्लियर, पुष्यमित्र शुंग नहीं, सॉरी, अग्निमित्र। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने रेलिंग बनवाई थी, फिर ये उसका पुत्र था तो इसने आगे का काम करवाया था। रेलिंग के बाद जो परिक्रमा स्थल होता है वो इसने बनवाया। क्लियर, चलो आगे। फिर आपको आगे, अच्छा इस फैक्ट को जरूर याद रखना, पेपर में यहाँ से आ सकता है। फिर आगे देखिए, इसी समय यूनानी राजदूत, इसी समय यूनान का राजदूत। अब यहाँ से भी प्रश्न होगा, यूनान से कौन सा राजदूत आया था? हम बता देंगे हेलियोडोरस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लाइनें यहाँ से। ठीक है, ये सारे के सारे फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं, बिल्कुल नहीं भूलना। यहाँ से प्रश्न होगा कि इसी समय यूनान का राजदूत हेलियोडोरस क्या हुआ, जिसने विदिशा के प्रसिद्ध खंबा बाबा या गरुड़ स्तंभ, खंबा बाबा या गरुड़ स्तंभ दो नाम यहाँ से आएंगे। सबसे पहले तो फैक्ट देखिए अब प्रश्न कैसा होगा। या तो ये हो सकता है कि पुष्यमित्र अग्निमित्र के समय हेलियोडोरस जो नाम का राजदूत था वो कहाँ का था। ठीक है, या ऐसा हो सकता है यूनान का राजदूत कौन था जो यहाँ आया था, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो
जो गरुड़ स्तंभ है वो कहाँ पर है, बता देंगे विदिशा। उसका अन्य नाम क्या है, तो हम बता देंगे खंबा बाबा। क्लियर। नेक्स्ट, फिर से इंपॉर्टेंट लाइन, इसमें किस लिपि का उपयोग किया गया है, तो इसमें ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया गया है। ब्राह्मी लिपि का उत्कीर्ण कर स्थापित किया गया। क्लियर। जो किससे, भागवत धर्म से संबंधित है। एक प्रश्न और यहाँ से कि किस धर्म से संबंधित है वो खंबा बाबा या गरुड़ स्तंभ, तो भागवत धर्म से संबंधित है और इसमें ब्राह्मी लिपि उत्कीर्ण की गई है। नेक्स्ट आगे चले, चलो। अब उसी समय शुंगों द्वारा क्या हुआ था, सतना में भरहुत का स्तूप निर्मित किया गया था। तो जो शुंग थे, शुंगों के द्वारा ही, अब फिर से यहाँ प्रश्न ऐसा हो सकता है कि भरहुत का स्तूप किसके द्वारा, किसके शासनकाल में बना, शुंगों के शासनकाल में। कहां पर है, सतना। क्लियर। 2 से 3 फैक्ट। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, खोज, यहां से भी प्रश्न हो सकता है। तो खोज किसके द्वारा की गई, कनिंगम। ठीक है, कनिंघम के द्वारा यहाँ की इसकी खोज की गई। कब की गई, तो ये लिखा हुआ है 1875 ईस्वी में। क्लियर। चलो आगे, 2 साल खोज रहा यहाँ पे कनिंघम, फिर उसने यहाँ भी बर्फ के स्तूप की खोज की 1875। नेक्स्ट आगे देखो, अब देखिए ये कितने इंपॉर्टेंट गहरे फैक्ट हैं कि 10 फुट लंबा, पेपर में अगर ऐसा भी आ जाए कि डीप जा रहा है पेपर, तो मैं वो भी आपको बताऊंगा कि जो भरत का स्तूप है वो 10 फुट लंबा और 6 फुट चौड़ा है। क्लियर। 10 फुट लंबा है और 6 फुट चौड़ा है। कहां पर है, सतना में। किसके शासनकाल, शुंगों के शासनकाल। खोज किसने की, कनिंघम ने। कब की, 1875 में। लंबाई कितनी, 10 फुट, चौड़ाई कितनी, 6 फुट। क्लियर। दो दो काम हुए इस शुंगों के शासनकाल में। एक तो हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ और दूसरा भरत का स्तूप, मोस्ट इंपोर्टेंट शुंगों के समय का है। और ये शुंग क्या थे, एकमात्र ब्राह्मण शासक थे मध्य प्रदेश में जिन्होंने शासन किया, पुष्यमित्र शुंग। क्लियर। और इसका बेटा अग्निमित्र, पुष्यमित्र शुंग ने सांची की स्तूप की रेलिंग बनवाई और अग्निमित्र ने वहां परिक्रमा स्थल का निर्माण करवाया। क्लियर। इस पेज से अभी उम्मीद है आपको ये फैक्ट समझ में आए होंगे। आगे चले, स्क्रीनशॉट से अच्छा है आप क्या किया करें कि मेरे टेलीग्राम चैनल जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको ज्वाइन करें, यहां से मेरी ये पीडीएफ प्राप्त करें। चले आगे, चलो। ये अब देखिए क्या लिखा हुआ है, सातवाहन। क्लियर। अब जो भी मध्य प्रदेश से संबंधित राजवंश रहे हैं और जो पेपर में आएंगे, एमपीपीएससी का भी आप सिलेबस उठाना, वो सारा मैं कवर करूंगा, बस आपको कनेक्ट करना है। तो सात शुंगों के बाद सातवाहनों ने भी मध्य प्रदेश पे कहीं ना कहीं शासन किया है। अब देखिए उससे सातवाहनों से जितने मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट होंगे मैं वो सारे के सारे यहाँ में कवर करने वाला हूँ। क्लियर। चलो आगे, सातवाहन, तो ये इनका सर्वमान्य काल लिखा है, इससे प्रश्न तो नहीं आएगा कि कब शासन किया, परंतु आगे देखिए फैक्ट, पराक्रमी राजा, इस सातवाहन वंश का पराक्रमी राजा। अच्छा, एक फैक्ट पहले का जो सातवाहनों से संबंधित मैंने बताया था वो बताइए कि सातवाहनों से पहले मैंने एक कौन सा फैक्ट बताया था, तो मैंने बताया था कि सांची के स्तूप के जो तोरण द्वार हैं वो सातवाहनों के द्वारा बनवाए गए। क्यों, याद कैसे करवाया था कि सातवाहन थे इनके पास, तो उनको द्वार चाहिए थे, दरवाजे चाहिए थे, इस तरीके से। क्लियर। चलो आगे, तो रिकॉल भी मैं यहाँ आपको कराता जाऊंगा। पराक्रमी राजा कौन था, तो ये था सातकर्णी। ठीक है, सातकर्णी इनका पराक्रमी राजा था। क्लियर। अब एक सेकंड, सातकर्णी तो ये इनका पराक्रमी राजा था। इसने क्या किया था, मालवा को विजय किया था। क्या किया था, मालवा को विजय किया था। क्लियर। अब जानकारी, अब ऐसा आ सकता है कि सात वाहनों में का जो पराक्रमी राजा था जिसने मालवा विजय की वह कौन था, तो सातकर्णी। क्लियर। आगे, और जानकारी कहां से मिलती है, तो सांची का एक लेख है। सांची कहां है, रायसेन में। रायसेन की सांची में एक लेख है, यहां से मिले सिक्कों में, और यहां से सिक्के भी प्राप्त हुए सातवाहनों के। पेपर में आ जाए कि सातवाहनों के सिक्के, तो सांची से प्राप्त हुए। ठीक है, आगे अगर किसी पर्टिकुलर राजा से सिक्के प्राप्त हुए हैं तो वो आगे मैं और बताऊंगा। जिन पर क्या लिखा हुआ है,
श्री 7 या सातकर्णी उल्लिखित है उन सिक्कों पर। चले आगे, चलो आगे। अगला हुआ जो ये हुआ गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी, देखिए गौतमी पुत्र सातकर्णी बहुत प्रसिद्ध उसका शासक था, और ये क्या थे, मात्र सत्तात्मक। देखिए ये इनकी माता जी का नाम लिखा हुआ है, गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है। तो ये अपनी माता के नाम से जाने जाते थे। और इन्होंने, अब ऐसा भी पेपर में आ सकता है कि कौन सा राजवंश जो अपने माता के नाम से जाना जाता था, जो जो अपनी माता का नाम साथ में लगाते थे, वो हम बता देंगे कि सातवाहन वंश से थे। अब देखो गौतमी पुत्र सातकर्णी के सिक्के कहां से प्राप्त हुए, तो ये उज्जैन से प्राप्त हुए, ठीक है। ऐसे प्रश्न आए हैं सिक्कों से। नेक्स्ट, शक और सातवाहन का फिर क्या हुआ कि एक बार संघर्ष। अब देखिए शकों को हर बार सातवाहनों ने हराया है। अगर पेपर में आ जाए किस किन शासकों ने, किस वंशीय शासकों ने शकों को बार बार मध्य प्रदेश से खदेड़ा। ध्यान से सुनना प्रश्न, किस राजवंश ने शकों को बार बार मध्य प्रदेश से खदेड़ा, वह कौन सा राजवंश था, तो बताएं। हम बता देंगे सातवाहन थे, ठीक है, जिन्होंने शकों को बार बार खदेड़ा। तो ये लिखा हुआ है शक और सातवाहन संघर्ष में शकों को हराया। और किस राजा ने, वो राजा भी लिखा हुआ है नहपान। नहपान राजा था जिसने शकों को बार बार हराया, और सातवाहन संघर्ष में सातवाहनों की विजय हुई। अगला जो शासक था यहाँ मध्य प्रदेश से संबंधित, वो था वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। ये भी अपनी माता जी का नाम आगे लगाए हुए हैं, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। ये भी महान शासक था। इसमें क्या हुआ, शक और क्षत्रप संघर्ष हुआ तो रुद्रदामन ने हराया, ठीक है। फिर शकों को किसने हराया अगली बार, रुद्रदामन ने। क्लियर। आगे फिर अंत में जाकर के क्या हुआ, वैवाहिक संबंध हो गए, और फिर जाके इनके बीच, शकों के बीच और सातवाहनों के बीच लड़ाई समाप्त हो गई। शांति तभी होती है या तो संधि हो या फिर क्या हो जाए, इनके बीच वैवाहिक संबंध हो जाए। मैक्सिमम लोगों ने वैसे संधि या वैवाहिक संबंध ही होते थे। अब किसी का कोई साला बन गया तो साले से थोड़ी लड़ने जाएगा, तो और लड़ने जाएगा तो वो उसकी घरवाली देख लेगी, है कि नहीं। इसलिए साले से कोई नहीं लड़ता। जैसे वो देखा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो उसमें क्या होता है, उसमें यही होता है, सुंदर अगर जेठालाल के पास आ गया तो, और दया ने देख लिया तो सुंदर की फिर बल्ले बल्ले, और जेठालाल कैसे मुंह बनाए रोता हुआ बैठा है। तो वही है कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि वैवाहिक संबंध होने के बाद सारी लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाते हैं। फिर क्या, फिर जो मेरा है वो तेरा है, ठीक है, वही कहानी। तो आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपके सामने आगे आ रही है। क्या लिखा हुआ है, इंडो यूनानी शासक मिनांडर। अब देखो मिनांडर कौन था, इंडो यूनानी शासक, जिसके सिक्के कहां से प्राप्त हुए, ये प्रश्न हो सकता है संभावित में। बालाघाट, जो हमारा पूर्वी दक्षिणी जिला है, कॉर्नर में, किनारे में। आप सबसे पहले मैप याद करो, अगर मैप याद नहीं होगा तो आपको चीजें उतनी समझ में नहीं आएंगी। एक बार जिले याद कर लो कि ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, सब याद आ जाएगा। मेरा यही मानना है। आप रोज 2 बार मैप बनाओ, उन्होंने उनमें इंडिकेट करो कि ये जिला यहाँ है, ये जिला यहाँ है, ये जिला यहाँ है, आपको सब याद रहेगा। चले आगे, तो यही लिखा हुआ है, इंडो यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के कहां से प्राप्त हुए, बालाघाट से, तथा अवरा, नीचे यहाँ लिखा हुआ है, सरना लिखा हुआ आपको, अवरा मंदसौर। पढ़ा चुका हूँ पिछले लेक्चरों में, आपने नहीं देखे तो जाके देखिए। क्लियर कि अवरा कहाँ है, मंदसौर, ठीक है। तो यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के बालाघाट से प्राप्त हुए। आगे चलो, फिर नेक्स्ट कुषाण भी थोड़े समय के लिए ही आए, ज्यादा समय यहाँ उन्होंने व्यतीत नहीं किया है, तो सीधा उनका फैक्ट पढ़ते हैं। कनिष्क के सिक्के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, कनिष्क के सिक्के कहां से प्राप्त हुए, तो कनिष्क के सिक्के शहडोल से प्राप्त हुए। क्लियर। और इसके अलावा भेड़ाघाट से जो जबलपुर में है, कुषाण कालीन 2 मूर्ति लेख, मूर्तियों पर लिखे हुए लेख प्राप्त हुए, तथा बौद्ध प्रतिमाएं प्राप्त हुई। बौद्ध प्रतिमाएं भी यहाँ पर प्राप्त हुई। क्लियर। किस काल की, तो कुषाण। अब पेपर में आ जाए, भेड़ाघाट से किस समय के 2 मूर्ति लेख और बौद्ध प्रतिमाएं प्राप्त हुई, तो कुषाण कालीन, ठीक है। नेक्स्ट, नागवंश। नागवंश में क्या लिखा हुआ है, मथुरा की एक शाखा ने मध्य प्रदेश में शासन किया।
अब नागवंश जो थे वो मथुरा की एक शाखा थी, इन्होंने क्या किया, मध्य प्रदेश पर शासन स्थापित किया। क्लियर? मथुरा की थी एक शाखा। पेपर में आ जाए कि नागवंशीय मूलतः कहाँ के थे, तो मथुरा की एक शाखा के थे जिन्होंने मध्य प्रदेश पर शासन किया। संस्थापक कौन है, तो देखिए वैसा ही नाम है वृषनाथ बिस। ठीक है, नागवंशी है ना। सिक्का कहां से मिला, तो विदिशा। विदिशा अपने आप में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है मध्य प्रदेश की, तो इसका सिक्का विदिशा से प्राप्त हुआ। राजधानी कहाँ, तो विदिशा। इसको विदिशा से बहुत लगाव था, ठीक है, नागवंश को। राजधानी भी विदिशा। और भीम फिर क्या हुआ, इसने जब संस्थापक ने नागवंश की स्थापना की तब राजधानी विदिशा थी, परंतु जो भीम नाग था इसी नागवंश का, ये भी नाग है, कितने नाग पाले। भीमनाग। भीमनाग कहाँ ले गया, तो पद्मावती ले गया। पद्मावती कहाँ है, ग्वालियर। पद्मावती एक स्थान है कहाँ, ग्वालियर में। क्लियर? चलो आगे। इतना अच्छा कंटेंट लेकर के आता हूँ, आप लोग पता ही देख के भी चले जाते हैं और लाइक नहीं करते हैं। लाइक कर दिया करो। और सबसे बड़ी बात ये समझ में, कुछ लोग ऐसे होती है, टेंडेंसी होती है कि जैसे अपने को कुछ अच्छा मिल जाए अपने दोस्त को नहीं बताते। सच है ना? क्या बोलते हैं, बोलते हैं अरे इसको ना पता चल जाए ये भी पढ़ लेगा, मैं मध्य प्रदेश के इतिहास में मैं स्कोर करूंगा, इसका स्कोर हो जाएगा। तो ऐसा मत किया करो। सब लोग यही सोचते हैं। क्या होता है, जितना आप, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं गुरु तो हो ही आपका, तो गुरु दक्षिणा तो देनी ही पड़ेगी। भले मैं गुरु गुरु दक्षिणा किसी अन्य रूप में मंगाऊं, मैं शेयर करते जाए, यही गुरु दक्षिणा है। क्या होता है, देखो कि जो पढ़ेगा उस, और जो ध्यान से पढ़ेगा, जो अच्छे से पढ़ेगा, वही सही कर पाएगा। ऐसे शेयर भी शेयर कर दोगे आप तो कहीं ना कहीं अगर कोई गरीब होगा, पढ़ने वाला होगा, तो उस तक बात पहुंच जाएगी, उसका भला हो जाएगा, वो दुआएं देगा आपको। दुआएं बहुत काम करती हैं। जब दवाएं काम नहीं करती तो दुआएं काम करती हैं, सब भूलते हैं, है कि नहीं? तो प्लीज दोस्तों को जल्दी शेयर कर देना, ठीक है। चले आगे, चलो आगे। समुद्रगुप्त। अच्छा, मैंने देखा है कि अगर फालतू के एक एक सर और हैं कोई, फेसबुक पे काफी आते रहते हैं, तो अगर फालतू की बात कोई करने आ जाए, मस्ती की बात है ना, मस्ती ऐसा कुछ डालते हैं वो, तो मस्ती की बात करने को आ जाए तो इतने व्यूज आएंगे तो खूब देखते हैं लोग। और कहीं कोई अच्छी बात कर रहा हो पढ़ाई लिखाई से संबंधित, तो लगता है कि यार ऐसा वैसा। तो चलो आगे। समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त ने क्या करा, अंतिम नाग राजा गणपति को परास्त किया। अब कहीं ना कहीं समाप्ति तो होनी ही है ना। नागों के बाद गुप्त आएंगे, तो क्या हुआ कि जो अंतिम राजा था इसका गणपति, इसको समुद्रगुप्त ने परास्त किया। ठीक है, और नागवंशी कन्या का विवाह। अब देखिए यहाँ से तो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, यहाँ से प्रश्न पेपर में होंगे आने वाले समय में, देख लेना। मैं 10 कदम आगे चलता हूँ, ठीक है, तो इसलिए ये प्रश्न यहाँ से होंगे, देखना। नागवंशी कन्या कौन थी, कुबेर नागा। इसका विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से हुआ। तो दो प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का विवाह किससे हुआ, तो बता देंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का विवाह कुबेर नागा से हुआ। और वो किस वंशीय थी, ऐसे प्रश्न आए हैं। तो नागवंशी कन्या थी कुबेर नागा। नाम ये नागवंशी, ऊपर से कुबेर के साथ नाग लगा है ना, तो कुबेर नागा। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए, अब गुप्त वंश को मैं अगले लेक्चर में कवर करूंगा। आज के लेक्चर में मैंने ये 2 से 3 वंश यहाँ कवर किए हैं, और यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट हो सकते हैं वो सारे मैंने बता दिए। इससे बाहर नहीं होगा पेपर, बहुत ढूंढ ढूंढ के लिखा है मैंने, एग्जामिनर को भी नहीं मिलेगा। ठीक है, चले आगे, चलो शेयर कर दिया करो पर यार। चलो पहला प्रश्न आते हैं ना, एक आ रहे हैं 20 टॉपिक। 20 टॉपिक, इनको पता है कि बस यही आने 20 टॉपिक, तो लगे हैं बेचने और बोलेंगे कि आप जाग जाइए, ये करिए वो करिए। तो आप लोग खुद समझदार हैं कि आपको करना क्या है। आप लोग, मैं सिर्फ बोल इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे ही मैसेज आए हैं बहुत सारे लोगों के, मैं जुड़ा रहा हूँ वहां से पहले। तो आप लोगों को खुद को देखना है यार, ये कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। थोड़ा सा खुद देखो, एनालिसिस करो, फिर जा करके चीजों को परचेज करो या खरीदो। ठीक है, तो चलिए, शुंग वंश का संस्थापक कौन था, तो जल्दी से कमेंट करो,
शुंग वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, बताओ, जल्दी बताओ। क्या वो अग्निमित्र था, क्या वो पुष्यमित्र था, क्या वो वसुमित्र था, या फिर वज्रमित्र। तो मैं आप लोगों को टाइम देता हूं, डोंट वरी। आप लोगों ने बोला था कि सर थोड़ा सा जल्दी हो रहा है, तो जल्दी से कमेंट करो। इसका राइट आंसर क्या है, शुंग वंश का संस्थापक। जल्दी जल्दी बताओ। अगर कमेंट नहीं आएंगे तो मैं क्या करूंगा, ये टेस्ट पेपर देना आपको बंद कर दूंगा, क्योंकि आपको आंसर देने ही नहीं है, उसको दूंगा ना जिनको जरूरत है। क्लियर, चले आगे, बताओ जल्दी आंसर। शुंग वंश का संस्थापक कौन है भाई, लगाओ आंसर एकदम सुपर फास्ट। तो शुंग वंश का जो संस्थापक था वो पुष्यमित्र शुंग। क्लियर, चलो आगे। जिसने बृहदत्त की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा था। बृहदत्त किस वंश का था, मौर्य वंश। चलो आगे। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, अग्निमित्र किस क्षेत्र का प्रांतपति था। अग्निमित्र की बात हो रही है जो पुष्यमित्र का पुत्र है। ए जबलपुर, बी विदिशा, सी बुंदेलखंड, या डी मगध। सुपरफास्ट आंसर एकदम टिक करो, कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट चाहिए मुझे। नेक्स्ट टाइम से पेपर बंद कर दूंगा, टेस्ट लाना। क्लियर, जल्दी जल्दी से कमेंट करो। क्या जबलपुर, विदिशा, बुंदेलखंड या मगध। तो अग्निमित्र था वो विदिशा का प्रांतपति। क्लियर, चलो आगे तीसरे प्रश्न की ओर। गरुड़ स्तंभ, गरुड़ स्तंभ किस लिपि का उपयोग किया गया है। गरुड़ स्तंभ जो हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ है वो कहां पर है, विदिशा में। इसका अन्य नाम खंबा बाबा है। तो जब तक आप कमेंट करो जब तक मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, ठीक है। तो वो कहां पर है, जल्दी से बताओ, विदिशा। और इसमें किस लिपि का उपयोग किया गया है, क्या गुरुमुखी, क्या पाली, क्या ब्राह्मी, या खरोष्ठी, जल्दी बताओ। तो सी इज राइट आंसर, ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया गया है गरुड़ स्तंभ में। नेक्स्ट चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, भरहुत के स्तूप की खोज किसने की। तो भरहुत का स्तूप जो सतना में, इसकी खोज किसने की, जल्दी से कमेंट करो कि भरहुत के स्तूप की खोज किसने की। तो ए कनिंगम, बी टेलर, सी टेरा, डी अलेक्जेंडर, जल्दी से कमेंट। तो चौथे का जो राइट आंसर है बी कनिंगम। क्लियर, चलो आगे पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं अब हम। तो लिखा हुआ है भरहुत के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, जल्दी से बताओ। भरहुत का जो स्तूप है कहां पर है, पहले तो सतना, किसने करवाया था। तो क्या अग्निमित्र था, क्या पुष्यमित्र था, क्या वसुमित्र था, या वज्रमित्र था। तो जल्दी कमेंट करो। भरहुत का स्तूप जो सतना में है उसका निर्माण अग्निमित्र ने करवाया था। 5 का ए इज राइट। क्लियर, चलो छठवां। लोग जितने में दो दो क्वेश्चन कराते हैं उतने में मैं 10 क्वेश्चन करा देता हूँ। क्लियर, मेरा उद्देश्य यहाँ टाइम बढ़ाना नहीं, टाइम कम करके आपके पास ज्यादा चीजें देना है, इसलिए मैं इतनी स्पीड में आपको पढ़ाता हूँ। और 10-10 क्वेश्चन में आधा आधा एक एक घंटा व्यतीत कर देते हैं लोग। एक क्वेश्चन लिखा और 5 मिनट तक उन्होंने बातें की और फिर जा करके उसका आंसर बताया। तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगा, आपका टाइम बचा के तुरंत, इसलिए मैं जल्दी से इनको कवर कराता हूँ। ठीक है, तो छठवां प्रश्न, मध्य प्रदेश में गौतमी पुत्र सातकर्णी के सिक्के कहां से प्राप्त हुए। तो ये आप लोग कमेंट करेंगे कि गौतमी पुत्र सातकर्णी के सिक्के कहां से प्राप्त हुए। क्या रीवा, क्या जबलपुर, क्या सतना, या उज्जैन। कमेंट करो, कमेंट करो जल्दी से। तो सर डी इज राइट आंसर, उज्जैन से प्राप्त हुए गौतमी पुत्र सातकर्णी के सिक्के। सातवें प्रश्न की ओर चलते, इंडो यूनानी शासक मिनांडर। अब देखो, इंडो यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के कहां से प्राप्त हुए, जल्दी बताओ। मिनांडर, ए बालाघाट, बी पन्ना, सी सतना, डी छतरपुर, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ। मिनांडर के सिक्के, कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट। सबके सब लाइव चैट में आओ, कमेंट करो यहाँ। इंडो यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के बालाघाट से प्राप्त हुए, ए सातवें का राइट आंसर। आठवां प्रश्न, मध्य प्रदेश में कनिष्क के सिक्के कहां से प्राप्त हुए, बताओ जल्दी से। कनिष्क के सिक्के कहां से प्राप्त हुए। तो मध्य प्रदेश में कनिष्क के सिक्के प्राप्त हुए हैं कहां से, क्या खरगोन से, क्या भिंड से, क्या शहडोल के, या फिर धार से, जल्दी कमेंट करो। आठवें का राइट आंसर, कमेंट करो, करो 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 करो, जल्दी करो, जल्दी सबके सब।
तो सी इज राइट आंसर, शहडोल। कुषाण वंश का जो कनिष्क था उसके सिक्के शहडोल से प्राप्त हुए। 8वीं का सी इज राइट आंसर। चलो आगे चलते हैं। 9वां प्रश्न, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का विवाह किस नागवंशी कन्या से हुआ? बताइए जल्दी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था जो, उसका विवाह किस नागवंशी कन्या से हुआ? पहले तो ये ध्यान रखो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का संबंध किस क्षेत्र से था? तो उज्जैन। ठीक है, और इसका विवाह किस नागवंशी कन्या से हुआ? तो ए धर्मनागा, बी कुबेरनागा, सी नेमनागा और डी सुलोचना। जल्दी से कमेंट करो। 9 में का राइट आंसर कमेंट करो। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का विवाह हुआ था जो, वो कुबेर नागा के साथ हुआ था। क्लियर? बी इज राइट आंसर। ठीक है, आया समझ में या नहीं आया? तो ये थे आज के 9 प्रश्न, ये टेस्ट पेपर। और आप मेरी पीडीएफ चाहते हैं तो आपको पता ही है कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाना है और आपको वहां पीडीएफ मिल जाएगी। इसके साथ अगर हम बात करें, कैसा लग रहा है आपको ये प्रयास मेरा? ये पूरी सीरीज आप चाहते हैं मैं कवर करूं तो प्लीज कमेंट करके बताएं। और अगर चाहते हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो लोग भी देखने आते हैं प्लीज एक बार लाइक तो आप कर सकते हैं। क्लियर? तो प्लीज अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी आप प्रेस करिए। तो चलिए हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में मध्य प्रदेश के इतिहास के साथ। तो जय हिंद, बने रहें अपने घरों में।